What is the use of static keyword? Static keyword का क्या इस्तेमाल है? Hello everyone, welcome to Programming Perception. I am Amit Kumar and this is your 11th video tutorial of our series BlueJ for 10th. So आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है, हम इसको किस पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप तक समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इससे पहले हम लोग देखें कि स्टैटिक कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है और किस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर मेथड के बारे में एक छोटी सी बात को डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक क्लास के अंदर हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर मेथड दोनों ही क्रिएट करते हैं, मगर क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए वो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड क्या है और वो ऑब्जेक्ट उन डेटा मेंबर और मेंबर मेथड को कैसे यूज़ करती है। तो मान लीजिए एक क्लास है, उसके अंदर 3 वेरिएबल 3 डेटा मेंबर हमने ए बी और सी क्रिएट किया और उसके अंदर हम लोगों ने मेथड क्रिएट किया शो और एक्सेप्ट और डिस्प्ले। एक मेथड में बनाया एक्सेप्ट जो इन डेटा मेंबर्स में वैल्यू इंसर्ट करेगा, ऑफ कोर्स यूज़र से लेकर के sc.nextInt, और यही बी और सी के साथ भी करेगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बस लिख दिया। और उसी तरह से डिस्प्ले नाम का एक मेथड है जो इसी ए बी और सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब डेफिनेटली इस क्लास के अगर हम लोग 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए इस क्लास के हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए obj1 और obj2, तो यहाँ पे जो 2 खास बात मैं बताने वाला था वो यहीं से शुरू हो रही है। इस स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए या याद रखिए, ये आपके हमेशा काम आएगा जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ डील करेंगे। तो जावा के अंदर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्लास के डेटा मेंबर्स की इंडिविजुअल कॉपी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर ABC क्लास का 2 ऑब्जेक्ट है obj1 और obj2, तो obj1 और obj2 दोनों के पास अपने 3 डेटा मेंबर होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो क्लास में 3 डेटा मेंबर है A, B और C। सो obj1 के पास अपना A, B और C होगा मेमोरी में, और उसी तरह से obj2 के पास अपना A, B और C होगा। ओके यानी क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स के पास सबकी अपनी इंडिविजुअल कॉपी होती है, मगर क्लास के जो मेंबर मेथड्स होते हैं इनकी सेम कॉपी होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट और डिस्प्ले की जो कॉपी obj1 के पास पड़ी है वही कॉपी obj2 के पास पड़ी है। अब ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स मेथड्स को तो वही परफॉर्म करेंगे, यानी obj1 एक्सेप्ट में जो परफॉर्म करेगा वही obj2 भी एक्सेप्ट में परफॉर्म करेगा। मगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट क्या कर रहा है? एक्सेप्ट ए बी और सी में वैल्यू डाल रहा है, राइट? तो मान लेते हैं obj1 ने जब एक्सेप्ट को कॉल किया तो ए बी और सी में वैल्यू एंटर होगी, मगर obj1 के ए बी और सी में, क्योंकि obj1 ने एक्सेप्ट को कॉल किया था। और उसी तरह से जब obj2 एक्सेप्ट को कॉल करेगा तो a b और c में वैल्यू जाएगी, मगर किसके a b और c में? obj2 के a b और c में। तो मेथड्स के स्टेटमेंट्स तो वही होते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, मगर उनका डेटा मेंबर अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ उनके अलग अलग डेटा मेंबर पर मेथड के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं सबकी अपनी इंडिविजुअल कॉपी होती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, मगर जितने भी मेंबर मेथड्स हैं उनकी कॉपी सब में शेयर होती है। अब बात आती है स्टैटिक कीवर्ड की। हमने जाना कि क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं सबकी मेमोरी स्पेस अलग अलग होती है फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दीजिए। All the non-static data members have their individual copy for all the objects. जितने भी non-static data member हैं सिर्फ उन्हीं की individual copies बनती हैं सभी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर वही डेटा मेंबर स्टैटिक हो तो सबकी इंडिविजुअल कॉपी नहीं बनेगी, इनफैक्ट सबकी कॉपीज आपस में शेयर होंगी। अब इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर ए बी और सी सिर्फ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होने के बजाय एक स्टैटिक डेटा मेंबर होते, यानी उसी के आगे एक स्टैटिक कीवर्ड जुड़ जाता,
तो अंतर क्या आता? अंतर ये आता कि obj1 और obj2 अपने इंडिविजुअल a, b और c रखने के बजाय शेयर करते a, b और c को, यानी obj1 जिस a, b और c को पॉइंट कर रहा है, obj2 भी उसी a, b और c को पॉइंट करता। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो क्लास के अगर डेटा मेंबर स्टैटिक होंगे तो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी, तो क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स सेम कॉपी मेमोरी में होल्ड करेंगे उस स्पेसिफिक स्टैटिक डेटा मेंबर का। तो ये बात हो गई कि अगर एक डेटा मेंबर स्टैटिक होगा तो क्या होगा, अगर एक मेंबर मेथड स्टैटिक होगा तो क्या होगा। वेल, डेटा मेंबर स्टैटिक होने के साथ और मेंबर मेथड स्टैटिक होने के साथ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम पहले देख लें, फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो हमने देखा डेटा मेंबर के बारे में कि डेटा मेंबर के जितने भी डेटा मेंबर स्टैटिक होंगे क्लास के, सारे ऑब्जेक्ट्स उन सभी डेटा मेंबर्स की कॉपीज को शेयर करेगा। मेथड्स की बात करते हैं। हम जानते हैं किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है और फिर हम उस मेथड को कॉल करते हैं। अब इस डेफिनेशन को भी क्लैरिफाई कीजिए। किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, मगर क्लास का अगर मेथड स्टैटिक है तो आप बगैर ऑब्जेक्ट बनाए उसे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ। और आपने ऐसा पहले किया भी हुआ है। अगर आपको याद होगा जब आपने मैथ क्लास को यूज किया था, राइट, जब आपने मैथ क्लास को यूज किया था तो मैथ क्लास के मेथड्स को आपने डायरेक्टली कॉल किया था, लाइक math.sqrt, math.pow, math.cbrt, math.random, math.round और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। और आपने इन सभी मेथड्स को कॉल किया था बगैर मैथ क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। रीजन था ये सारे के सारे मेथड्स स्टैटिक थे। सो अगर आप किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हो तो आप उस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो बगैर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्टैटिक के ऊपर, ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्टैटिक मेथड के ऊपर नहीं है। सिर्फ स्टैटिक मेथड ही क्लास के नाम द्वारा कॉल नहीं किए जा सकते। अगर क्लास का डेटा मेंबर भी स्टैटिक है तो आप उसको भी कॉल करने के लिए, अगर क्लास के डेटा मेंबर को आप बाहर कॉल करना चाहते हो तो उसको भी कॉल करने के लिए क्लास के नाम के द्वारा कॉल कर सकते हो। सो अगर एक नॉन स्टैटिक और स्टैटिक डेटा मेंबर की बात करें, इनके डिफरेंसेस की बात करें, क्या डिफरेंस आता है, प्रोग्राम में क्या अंतर आता है, ये आज हम प्रैक्टिकल सेशन में देखने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ स्टैटिक मेथड्स बनाने पर प्रोग्राम में क्या बदलाव आता है ये भी हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। तो ये तो दोनों अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल की। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल में कॉमन बस यही है कि अगर मेंबर स्टैटिक है तो आप क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है दोनों की। सो अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक सबसे जरूरी बात का ध्यान रखना है और वो भी खास तौर पे तब जब आप स्टैटिक मेथड बनाते हैं। अगर आप किसी क्लास में कोई स्टैटिक मेथड बनाते हैं, सपोज यही क्लास है और मान लेते हैं कि यहां पर ये डिस्प्ले मेथड जो है ये स्टैटिक है, तो यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स में डिस्प्ले में यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये ए, बी और सी में डिस्प्ले में यूज नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है, ना ही बी ना ही सी। इनफैक्ट मैं इस एक्सेप्ट मेथड को भी डिस्प्ले में कॉल नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्या है कि ये चीजें नहीं हो सकती? एक्चुअली डिस्प्ले मेथड स्टैटिक है और किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर आप किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नॉन स्टैटिक है, ए, बी और सी नॉन स्टैटिक है और डिस्प्ले आपका स्टैटिक है, तो आप किसी स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। आपको याद होगा हमारा पिछला ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने क्लास में एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था जो क्लास का डेटा मेंबर था और उसी क्लास में हमने मेन मेथड बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इस मेन मेथड के अंदर आप स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू कीजिए उसको अभी। खैर, तो मैंने वहां पे बताया था कि आप मेन के अंदर इस स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि मेन स्टैटिक था और जो स्कैनर ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए थे वो नॉन स्टैटिक था। तो हम एक नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को एक स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर वो स्टैटिक मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी डिस्प्ले मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल बने x, y, z, भले ही वो नॉन स्टैटिक हो मगर क्योंकि वो डिस्प्ले मेथड के अंदर डिक्लेयर है आप उसको यूज कर सकते हो। और इसी वजह से मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड हम किसी भी नॉन स्टैटिक
ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, मगर स्टैटिक मेथड के बाहर डिक्लेयर्ड किसी नॉन स्टैटिक मेथड या वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते। तो हमने आज देखा कि स्टैटिक कीवर्ड की मदद से अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो स्टैटिक वेरिएबल एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल से कैसे अलग होता है। हमने देखा स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड से कैसे अलग होता है। हमने देखा एक स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, और हमने देखा कि स्टैटिक मेथड और वेरिएबल्स के साथ डील करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली देख ली हैं। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं और बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की ओर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन को। इस प्रैक्टिकल सेशन में जैसा कि हमने बताया था कि देखेंगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या डिफरेंसेस है। तो उसके लिए मैं एक सैम्पल प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ काउंटर, एंड इस प्रोग्राम को मैं 2 बार आपके सामने रन कराऊंगा। एंड अंतर उसमें बस यही होगा कि एक बार हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल को लेके करेंगे और एक बार हम लोग यही काम स्टैटिक वेरिएबल के साथ करेंगे। सो चलिए, ओके, तो हमारे सामने कोड विंडो खुल चुकी है। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का नाम पेस्ट कर दिया और इसमें मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना रहा हूँ। ओके, वेरिएबल का नाम है a, ओके, एंड एक फंक्शन भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। फंक्शन का नाम है काउंट, सो वॉइड काउंट। ओके, सो काउंटर नाम की क्लास है, काउंट नाम का मेथड है, एंड इस काउंट नाम के मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, a++, ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ system.out.println। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ a की वैल्यू। ओके, फाइन। अब इसको आप कंपाइल करा लीजिए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक मेन मेथड भी बना रहा हूँ। चलिए इसी क्लास में बना लेते हैं। मेन मेथड स्टैटिक होगा, हम जान रहे हैं, तो हमको डेफिनेटली इसको कॉल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सो मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट किया एंड यहाँ पर मैं इसी काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ काउंटर क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो काउंटर obj1 इज इक्वल्स टू न्यू काउंटर, एंड यही चीज़ मुझे 2 बार और करनी है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, वन मोर टाइम। सो 3 ऑब्जेक्ट हो गए, obj1, obj2, obj3, राइट। अब मैं अगर इसके थ्रू आउटपुट इसके थ्रू मैं काउंट मेथड को कॉल करूं तो आउटपुट क्या आएगा। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है, मैं काउंट मेथड को तीनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करूंगा एक एक करके, राइट। तो obj1.count, obj2.count एंड obj3.count। सो आप सभी लोग जो भी गेस करना चाह रहे हैं प्लीज अभी कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें कि क्या आउटपुट होगा इसके अंदर, एंड मैं फाइनली रन करके आपको बताऊंगा कि आउटपुट क्या था। प्लीज आप डिलीट ना कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर चेक कीजिए कि आपका आउटपुट सही आया कि गलत आया। तो obj1.count करके obj2.count और obj3.count करके मैंने काउंट फंक्शन को 3 बार कॉल किया। एंड अगर आप लोग का आउटपुट, अगर आप लोगों ने गेस किया है 1 1 1, तो आउटपुट बिल्कुल सही है। मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। आउटपुट इसका आएगा 1 1 and 1। सो ओके, यू कैन सी 1 1 1। एंड इसका कारण क्या है, बहुत सिंपल सा कारण है कि यहाँ पर a नॉन स्टैटिक था, तो obj1 के पास अपना a था, obj2 के पास अपना a था और obj3 के पास अपना a था। एंड क्योंकि क्लास का डेटा मेंबर था, तीनों का a 0 यानी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ असाइन था, इनिशियलाइज था। हुआ ये कि जब हमने obj1 के साथ काउंट किया तो a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जो डिफॉल्ट 0 थी वो इंक्रीमेंट होकर के 1 हो गई और प्रिंट हुआ 1। obj2 के साथ भी वही हुआ, a जो 0 था प्रिंट होने के बाद हो गया 1। obj3 में भी a जो 0 था प्रिंट हो जाने के बाद हो गया 1। सो इसलिए आउटपुट आया 1 1 and 1। मगर इस सेम प्रोग्राम का आउटपुट चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं a को नॉन स्टैटिक से स्टैटिक बना दूंगा। कंपाइल हो गया। आप गेस कीजिए कि स्टैटिक के केस में इसका आउटपुट क्या है, और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। इसका आउटपुट होगा 1 2 3। ओके, इसने पिछला आउटपुट भी दिखाया हुआ है, आप उस आउटपुट को हटा दीजिए, क्लियर स्क्रीन। एंड एक बार मैं और इसको रन करा रहा हूँ, राइट क्लिक एंड कॉल मेन। एंड अगर आप आउटपुट देखेंगे तो इट इज 1 2 3।
और ये ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि अब जो वेरिएबल नॉन स्टैटिक से स्टैटिक हो गया, तो obj1, obj2 और obj3 तीनों एक ही a वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब obj1 ने काउंट को कॉल किया तो a की वैल्यू 0 से बढ़कर हो गई 1 और प्रिंट हो गया 1। obj2 ने जब काउंट किया तो a की वैल्यू बढ़ गई, अब उसी a की वैल्यू बढ़ी जिस a को obj1 ने बढ़ाया था, क्योंकि obj1 और obj2 और obj3 तीनों सेम a को पॉइंट कर रहे हैं। तो तीनों जब भी काउंट को कॉल करेंगे वही a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो प्रिंट होगी, एंड हेंस इसलिए आउटपुट आया 1, 2 एंड 3। तो ये एक प्रोग्राम था जो ये बताने के लिए काफी था कि अगर एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर होगा तो क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स उसकी मेमोरी रेफरेंस को शेयर करेंगे। दूसरी चीज, क्लास के अंदर अगर एक स्टैटिक मेथड है तो उसको कॉल कैसे करेंगे? जैसे यहीं पर मैं एक स्टैटिक मेथड बना दे रहा हूं, स्टैटिक void show। ओके, मैंने मेथड का नाम रखा है show, और इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर सिंपली मैं प्रिंट कर रहा हूं आई एम स्टैटिक शो मेथड। सो system.out.println, एंड यहां मैं प्रिंट कर रहा हूं आई एम स्टैटिक शो मेथड, आई एम स्टैटिक शो मेथड। ओके, अब इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास। फिलहाल मुझे अपने काम के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है, मैं एक ही ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ obj1, और obj1 के थ्रू मैं काउंट को कॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉल हो जाएगा। obj1 के थ्रू मैं शो को कॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉल हो जाएगा। यहां पर अंतर आएगा ही नहीं, दोनों कॉल हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। एक्चुअली आप स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पे बुक्स में ये बातें नहीं दी होती और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको एरर दिखाते हैं कि जब कभी भी किसी स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया है। तो ये एरर नहीं है, आप किसी स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, मगर खास बात यह है कि स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली आप क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ किया काउंटर डॉट शो। ठीक है, कोई एरर नहीं है, मगर मैं काउंटर डॉट काउंट नहीं कर सकते क्योंकि काउंट जो है वो एक नॉन स्टैटिक मेथड है और नॉन स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हो। तो नॉन स्टैटिक मेथड काउंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, राइट। तो आप इसको यूज करने के लिए, काउंट को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है, मगर शो को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है। और सिमिलरली मैंने कहा था स्टैटिक वेरिएबल्स को भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काउंटर डॉट ए इज इक्वल्स टू 10, और अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा ये बिल्कुल कंपाइल होगा। तो मैं ए वेरिएबल को भी डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि ए भी आपका स्टैटिक वेरिएबल है। अब जो पॉइंट ऑफ कॉशन था उसकी बात करते हैं। स्टैटिक मेथड है शो और नॉन स्टैटिक मेथड है काउंट। मैं शो के अंदर जरा काउंट को कॉल करके देखता हूं, क्या मैं शो के अंदर काउंट को कॉल कर सकता हूं। सो कंपाइल कीजिए, देखिए एरर, यहाँ पे एरर आप भी देख सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड काउंट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। तो याद रखिएगा एक नॉन स्टैटिक मेथड है तो उसको आप स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं इसी शो के अंदर उसको कॉल करना चाहता हूं तो क्या तरीका है, मुझे काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं काउंट को कॉल कर सकता हूं। जैसे यही 2 लाइन जो मैंने मेन में की है, यही 2 लाइन अगर मैं शो में लिख दूं, राइट, तो कोई एरर नहीं होगा, तब मैं काउंट को कॉल कर सकता हूं। कंपाइल कीजिए, कोई एरर नहीं है। तो अगर स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट डिक्लेयर्ड है तब तो आप उसे यूज कर सकते हो, मगर अगर वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड ऑफ कोर्स स्टैटिक मेथड के बाहर डिक्लेयर्ड है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों ने देखा कि एक स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, आप कैसे स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं, कब स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हैं, शो मेथड, काउंट मेथड जिसमें एक नॉन स्टैटिक और स्टैटिक था, उसके साथ भी हमने देखा कि स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस है, और वो पॉइंट ऑफ कॉशन, वो बात जिसका आपको ध्यान रखना है स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते वक्त। मैं आपको जल्द ही एक एप्लीकेशन भी, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जिसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का ही यूज करेंगे अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हमारा प्रैक्टिकल सेशन भी ओवर होता है। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन, goodbye, thank you and happy programming.